टोक्यो की सुबह बिल्कुल आम थी। सड़क पर ट्रैफिक, लोग अपने काम पर जा रहे थे। तभी एक आदमी पुलिस की वर्दी में आता है। शांत आवाज में कहता है, इस गाड़ी के नीचे बम है। और कुछ सेकंड में हालात बदल जाते हैं। डर, अफरा तफरी और एक छोटी सी चाल, और बस यूं ही बैंक का पैसा हवा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि न आज तक वो आदमी पकड़ा गया, न पैसा मिला, और न ही किसी ने अपनी आंखों से असली अपराधी को पहचाना। सवाल ये नहीं है कि कितनी रकम लूटी गई, सवाल ये है कि इतनी परफेक्ट लूट आखिर की कैसे गई। यही है टोक्यो बैंक की वो कहानी, जिसे दुनिया आज भी परफेक्ट क्राइम कहती है। सोचिए, एक ऐसा बैंक जहां न कोई गोली चली, न एक बूंद खून गिरा, फिर भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी लूट हो गई। टोक्यो की सुबह बिल्कुल आम थी। सड़क पर ट्रैफिक, लोग अपने काम पर जा रहे थे। तभी एक आदमी पुलिस की वर्दी में आता है। शांत आवाज में कहता है, इस गाड़ी के नीचे बम है। और कुछ सेकंड में हालात बदल जाते हैं। डर, अफरा तफरी और एक छोटी सी चाल, और बस यूं ही बैंक का पैसा हवा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि न आज तक वो आदमी पकड़ा गया, न पैसा मिला, और न ही किसी ने अपनी आंखों से असली अपराधी को पहचाना। सवाल ये नहीं है कि कितनी रकम लूटी गई, सवाल ये है कि इतनी परफेक्ट लूट आखिर की कैसे गई। यही है टोक्यो बैंक की वो कहानी, जिसे दुनिया आज भी परफेक्ट क्राइम कहती है। सोचिए, दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड और सिक्योर देश में एक ऐसा अपराध हुआ जिसमें न कोई गोली चली, न कोई चीख सुनाई दी, न एक बूंद खून गिरा, फिर भी बैंक का पैसा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कहानी है टोक्यो की, उस शहर की जहां नियम तोड़े नहीं जाते, और अगर टूट भी जाए तो सजा तय होती है। लेकिन 1968 की एक ठंडी सुबह इन सभी नियमों का मजाक बन गया, और जन्म हुआ इतिहास की सबसे रहस्यमयी बैंक लूट का। साल 1968। जापान तेजी से बदल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हो चुका देश अब आर्थिक चमत्कार की ओर बढ़ रहा था। फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं, ट्रेनें समय पर आती थीं, और लोग सरकार व पुलिस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। टोक्यो की सड़कों पर पुलिस की वर्दी सिर्फ कानून का प्रतीक नहीं थी, वो भरोसे की पहचान थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही वर्दी कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे बड़ी चाल का हिस्सा बन जाएगी। दिसंबर की एक सुबह टोक्यो के बाहरी इलाके में एक बैंक की शाखा से एक गाड़ी निकली। गाड़ी में कैश था, कर्मचारियों के बोनस के लिए रखा गया पैसा। रकम कोई मामूली नहीं थी, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पैसा आने वाले दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े सवालों में बदल जाएगा। गाड़ी के आगे पीछे सुरक्षा थी, सब कुछ नियमों के मुताबिक। ड्राइवर और गार्ड्स को भरोसा था कि रास्ता सुरक्षित है। तभी अचानक सड़क के किनारे एक पुलिस मोटरसाइकिल आकर रुकती है। मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी पूरी पुलिस वर्दी में था। टोपी, जूते, बैज, सब कुछ असली लग रहा था। उसने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। उस दौर में पुलिस के इशारे को नजरअंदाज करना कोई सोच भी नहीं सकता था। गाड़ी तुरंत रुक गई। पुलिस वाला शांत था, उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी। उसने कहा कि बैंक को धमकी भरा पत्र मिला है और शक है कि इस गाड़ी में बम लगाया गया है। ये सुनते ही गार्ड्स के चेहरे का रंग उड़ गया। जापान में उस समय बम धमकियां नई नहीं थीं। राजनीतिक तनाव और उग्र समूहों के कारण डर का माहौल था। पुलिस वाले ने कहा कि वह नीचे चेक करेगा। वह आदमी गाड़ी के नीचे झुका। कुछ सेकंड बाद उसने जमीन पर एक चीज जलाई, धुआं निकलने लगा। गार्ड्स को लगा कि यह बम का फ्यूज है। डर अपने चरम पर था। पुलिस वाले ने चिल्लाकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गाड़ी से दूर हटो। गार्ड्स और ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए, और ठीक उसी पल इतिहास की सबसे शांत लेकिन सबसे साहसी लूट शुरू हुई। पुलिस की वर्दी में मौजूद वह आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को ऐसे लेकर चला गया जैसे यह उसकी अपनी हो। न कोई फायरिंग, न कोई पीछा, न कोई अलार्म। कुछ ही सेकंड में वह गाड़ी सड़क के मोड़ पर गायब हो गई, और साथ ही गायब हो गया बैंक का पूरा कैश। कुछ मिनट बाद जब गार्ड्स ने हिम्मत जुटाकर पास जाकर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि न कोई बम था, न कोई धमकी, सब एक चाल थी। पुलिस को सूचना दी गई, सायरन बजने लगे, पूरा टोक्यो अलर्ट पर चला गया। सड़कों पर नाकेबंदी हुई, हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, हर चेक पोस्ट पर गाड़ियां रोकी गईं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुटेरा गाड़ी छोड़कर जा चुका था।
गाड़ी एक सुनसान इलाके में मिली, खाली। पैसा गायब था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई पक्का सुराग नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अपराध हवा में घुल गया हो। जांच शुरू हुई और यह जांच जापान के इतिहास की सबसे बड़ी जांच बन गई। हजारों पुलिसकर्मी इस एक केस में लगाए गए। संदिग्धों की संख्या बढ़ती चली गई। हर उस आदमी से पूछताछ हुई जो कभी पुलिस वर्दी पहन सकता था, जिसने मोटरसाइकिल चलाई हो या जिसे इलाके की जानकारी हो। महीनों बीत गए, साल बीत गए, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अपराधी ने किसी तरह का हिंसा का इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा, भरोसा। पुलिस की वर्दी पर भरोसा, आवाज पर भरोसा और डर पर भरोसा। उसने गार्ड्स के दिमाग में डर बोया और वही डर उसकी सबसे बड़ी हथियार बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह केस सिर्फ एक बैंक लूट नहीं रहा, यह एक दंतकथा बन गया। अखबारों ने इसे परफेक्ट क्राइम कहना शुरू कर दिया। लोग बहस करने लगे, क्या यह एक आदमी का काम था या इसके पीछे पूरी टीम थी? क्या अपराधी कभी पकड़ा जाएगा या यह रहस्य हमेशा के लिए अधूरा रहेगा? जैसे ही गाड़ी मिली, जांच का दायरा अचानक कई गुना बढ़ गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पैसा कहां गया, बल्कि ये भी था कि अपराधी इतनी आसानी से सिस्टम को कैसे चकमा दे गया। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह उनकी साख का सवाल बन गया। जापान में, जहां नियम तोड़ना सामाजिक अपराध माना जाता है, वहां पुलिस को इस तरह बेवकूफ बना दिया जाना पूरे देश के लिए झटका था। पूरे टोक्यो में पुलिस की मीटिंग्स शुरू हो गईं। हर उस अधिकारी को बुलाया गया जिसने उस दिन ड्यूटी की थी। हर पुलिस यूनिफॉर्म की जांच की गई, कौन सी असली थी, कौन सी नकली हो सकती थी। सवाल उठने लगे कि अपराधी को पुलिस प्रक्रियाओं की इतनी गहरी जानकारी कहां से मिली। क्या वह पहले पुलिस में रह चुका था? क्या वह किसी अंदरूनी जानकारी तक पहुंच रखता था? जांच में पता चला कि अपराधी ने जो वर्दी पहनी थी वह मामूली नकली नहीं थी। कपड़े का फैब्रिक, बैज का डिजाइन, यहां तक कि जूतों का पैटर्न भी असली पुलिस वर्दी से मेल खाता था। इसका मतलब साफ था, या तो यह सामान चोरी किया गया था या किसी ने इसे बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया था। दोनों ही हालात में यह कोई आम अपराधी नहीं हो सकता था। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल पर ध्यान केंद्रित किया जो अपराध के वक्त इस्तेमाल हुई थी। पूरे शहर में उस मॉडल की मोटरसाइकिलें चेक की गईं, रिकॉर्ड खंगाले गए, रजिस्ट्रेशन नंबरों की लिस्ट बनाई गई। सैकड़ों लोगों को सिर्फ इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया क्योंकि उनके पास वैसी मोटरसाइकिल थी। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ डरे हुए थे, लेकिन ज्यादातर एक ही बात कहते थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीडिया का दबाव बढ़ता गया। अखबारों के पहले पन्ने पर रोज नई थ्योरी छपती थी। कोई कहता था कि यह किसी एक्स पुलिस ऑफिसर का काम है जिसने सिस्टम की कमजोरियों को अंदर से देखा था। कोई मानता था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक समूह है जो सरकार को नीचा दिखाना चाहता था। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि यह सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए किया गया था। पुलिस ने एक और पहलू पर ध्यान दिया, वह धुआं। जांच में साफ हो गया कि वह बम नहीं था, बल्कि एक साधारण फ्लेयर था। यानी अपराधी ने सिर्फ डर पैदा करने के लिए एक छोटी सी चीज का इस्तेमाल किया और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यह बात पुलिस को और परेशान कर रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अपराधी ने इंसानी डर को बहुत अच्छे से समझा था। इस बीच कुछ संदिग्धों पर शक गहराने लगा। उनमें से एक युवक था जो इलाके में अक्सर मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा जाता था। उसकी उम्र कम थी, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत चालाक और शांत स्वभाव का है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे पुलिस जैसी वर्दी में पहले भी देखा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, घंटों पूछताछ की, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। युवक की जिंदगी पर नजर रखी जाने लगी, उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी गई, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई। कुछ छोटे मोटे संकेत मिले, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे अदालत में पेश किया जा सके। और फिर एक दिन वह युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मर गया। आधिकारिक बयान में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन कई लोगों को आज भी शक है कि वह इस कहानी का कितना बड़ा हिस्सा था। उसकी मौत के साथ ही जांच का एक बड़ा सिरा टूट गया। पुलिस के हाथ में फिर से वही सवाल रह गए। कोई पक्का सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कन्फेशन नहीं। जितनी गहराई में वे जाते, उतना ही मामला और उलझता चला जाता।
समय बीतता गया। केस फाइल्स मोटी होती गईं, हजारों पन्नों की रिपोर्ट, अनगिनत बयान, लेकिन नतीजा शून्य। कुछ पुलिस अधिकारियों ने बाद में माना कि यह केस उनके करियर का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग अनुभव था। हर दिन लगता था कि सच के बहुत करीब है और अगले ही पल सब कुछ हाथ से फिसल जाता था। जापानी समाज में यह मामला सिर्फ अपराध की कहानी नहीं रहा, यह बहस का विषय बन गया। लोग पूछने लगे, अगर एक आदमी इतनी आसानी से सिस्टम को धोखा दे सकता है तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ नियमों पर भरोसा करके खुद को सुरक्षित मान लेते हैं? धीरे धीरे यह केस पॉप कल्चर का हिस्सा बनने लगा। किताबें लिखी गईं, टीवी शोज बने और लोग कैफे में बैठकर इस पर बहस करने लगे। हर किसी के पास अपनी थ्योरी थी। कोई कहता था कि अपराधी देश छोड़कर भाग गया। कोई मानता था कि उसने पैसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किए, क्योंकि ऐसा करना खुद को पकड़वाने जैसा होता। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अपराधी आज भी आम इंसान की तरह कहीं रह रहा है, शायद एक ऑफिस में काम करता हुआ, शायद एक दुकान चलाता हुआ। उसने जो किया वह उसके जीवन का एक ही अध्याय था और उसके बाद उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। यही सोच इस कहानी को और डरावना बना देती है कि एक आदमी जिसने पूरे सिस्टम को धोखा दिया, वो हमारे बीच कहीं भी हो सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने सालों में उस पैसे का कोई निशान नहीं मिला। न कोई बड़ा खर्च, न कोई अचानक अमीर हुआ व्यक्ति, न कोई विदेशी अकाउंट का पक्का सबूत, जैसे पैसा जमीन निगल गई हो। इससे यह थ्योरी और मजबूत हुई कि अपराधी ने बहुत सोच समझकर हर कदम उठाया था और हर संभावित गलती से खुद को दूर रखा। समय के साथ इस केस ने अपराध विज्ञान के छात्रों और मनोवैज्ञानिकों का ध्यान भी खींचा। विश्वविद्यालयों में इसे एक उदाहरण के तौर पर पढ़ाया जाने लगा कि कैसे एक शांत, बिना हिंसा वाला अपराध सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। प्रोफेसर बताते थे कि अगर अपराधी ने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी होती, एक फिंगरप्रिंट, एक गवाह या एक गलत फैसला, तो पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने हर कदम इतनी सफाई से उठाया कि दशकों बाद भी कोई पक्का जवाब नहीं मिल सका। यही वजह है कि यह केस सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक पहेली बन गया। एक ऐसी पहेली जिसका कोई आखिरी टुकड़ा शायद कभी नहीं मिलेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह काम एक आदमी के बस की बात नहीं थी। उनके अनुसार किसी ने वर्दी तैयार की होगी, किसी ने इलाके की रेखी की होगी और किसी ने भागने का रास्ता सुनिश्चित किया होगा। लेकिन इसके उलट तर्क यह था कि जितने ज्यादा लोग शामिल होते, उतना ही रहस्य टूटने का खतरा बढ़ता। और अब तक किसी का सामने न आना इस बात की ओर इशारा करता था कि शायद यह सच में एक अकेले दिमाग का काम था। मीडिया ने इस केस को कई बार रोमांटिक अंदाज में पेश किया। कुछ लेखों में अपराधी को लगभग एक जीनियस की तरह दिखाया गया, जिसने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक बड़ी चाल चली। लेकिन इस नजरिए की आलोचना भी हुई। कई लोगों ने कहा कि चाहे अपराध कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अपराध ही रहता है और उसे महिमा मंडित करना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर भी यह कहानी लोगों को अपनी ओर खींचती रही, शायद इसलिए क्योंकि इसमें वह सब कुछ था जो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है: डर, चालाकी, रहस्य और अनजाना अंत। यह एक ऐसी कहानी थी जो हर बार सुनने पर नए सवाल खड़े कर देती थी। कुछ सालों बाद जब नए सुरक्षा सिस्टम और तकनीकें आईं, तो इस केस को एक चेतावनी की तरह दिखाया गया। बताया गया कि कैमरे, अलार्म और कोर्ट सब बेकार हो सकते हैं अगर इंसान खुद ही धोखा खा जाए। अपराधी ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी और उसी समझ ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। आज भी जब टोक्यो की सड़कों पर कोई पुलिस वाला ट्रैफिक रोकता है, तो लोग बिना सवाल किए रुक जाते हैं। भरोसा अब भी कायम है, लेकिन इतिहास के किसी कोने में यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि भरोसे का दुरुपयोग भी हो सकता है। और शायद यही वजह है कि यह कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। यह हर उस इंसान के दिमाग में जिंदा है जो यह मानता है कि इंसानी बुद्धि किसी भी दीवार से ऊंची हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे खामोश अपराध सबसे ज्यादा शोर छोड़ जाते हैं वक्त के साथ, लोगों के सवालों में। क्योंकि जब जवाब नहीं मिलते, तब कहानियां मरती नहीं हैं, वे और भी गहरी हो जाती हैं। वक्त बीतने के साथ यह कहानी धीरे धीरे एक अपराध से ज्यादा एक आईना बन गई।
ऐसा आईना जिसमें समाज खुद को देख सकता था। लोग अब यह नहीं पूछते थे कि पैसा कहां गया, बल्कि यह सोचने लगे थे कि अगर एक आदमी सिर्फ वर्दी और दिमाग के सहारे सिस्टम को हरा सकता है तो हम असल में कितने सुरक्षित हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस केस को शांत अपराध की श्रेणी में रखा। उनका कहना था कि दुनिया के ज्यादातर अपराध डर फैलाने के लिए शोर करते हैं, गोलियां, धमाके, हिंसा। लेकिन यहां डर पैदा करने के लिए सिर्फ एक आवाज काफी थी, सिर्फ एक यकीन कि सामने खड़ा आदमी कानून का प्रतिनिधि है। अपराधी ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे यह केस नई पीढ़ी तक पहुंच गया। जो लोग उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे वे भी इस कहानी को जानते थे। स्कूलों और कॉलेजों में यह सवाल चर्चा का विषय बना, क्या नैतिकता सिर्फ कानून से आती है या इंसान के अंदर से? क्योंकि यहां कानून मौजूद था लेकिन उसे मानने वाला इंसान खुद ही धोखा खा गया। कुछ लोग यह भी मानने लगे कि अपराधी शायद कभी पकड़ा नहीं जाना चाहता था और न ही पकड़ा जा सकता था। उसने अपने लिए कोई पहचान नहीं छोड़ी, कोई निशान नहीं छोड़ा, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि उसका नाम इतिहास में नहीं बल्कि सवालों में लिखा जाएगा। और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी उसका चेहरा नहीं, सिर्फ उसकी चाल याद की जाती है। जब केस आधिकारिक तौर पर बंद हुआ तो कागजों पर बस एक लाइन लिख दी गई, कोई निष्कर्ष नहीं। लेकिन असल में कहानी वहीं से शुरू हुई, क्योंकि कभी कभी जवाब न मिलना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। यह हमें मजबूर करता है सोचने पर, खुद से सवाल करने पर। आज भी अगर कोई इस घटना को सिर्फ पैसों की लूट कहता है तो वह इसकी गहराई को नहीं समझता। यह पैसे से कहीं आगे की बात थी। यह भरोसे की लूट थी, उस भरोसे की जो एक समाज को जोड़कर रखता है। और जब वही भरोसा हथियार बन जाए तो सबसे मजबूत दीवारें भी कमजोर पड़ जाती हैं। टोक्यो आज भी वही है, व्यस्त, अनुशासित और चमकता हुआ। बैंक आज भी सुरक्षित है, पुलिस आज भी सड़कों पर है और लोग आज भी नियमों पर विश्वास करते हैं। लेकिन इतिहास के किसी कोने में यह कहानी एक धीमी आवाज में फुसफुसाती रहती है कि परफेक्ट सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता। शायद अपराधी आज जिंदा भी ना हो, शायद वह कभी किसी छोटे से घर में किसी आम सी नौकरी के साथ अपनी जिंदगी जीता रहा हो, या शायद उसने यह रहस्य अपने साथ ही कब्र में ले लिया हो। दुनिया को यह कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात तय है, उस दिन उसने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा अपराध हमेशा ताकत से नहीं होता। कभी कभी वह शांति से होता है, बिना शोर के, बिना खून के। और शायद इसी वजह से वह हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि जब गोलियां चलती हैं तो लोग डरते हैं, लेकिन जब कोई सिर्फ दिमाग से जीत जाता है तो दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाती है। और यही सोच, यही सवाल, यही अधूरापन इस कहानी को आज भी जिंदा रखता है। क्योंकि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, वे हमें याद दिलाने के लिए होते हैं कि इंसानी दिमाग कभी कभी हर ताले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपको सिर्फ चौंकाया नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रियल क्राइम, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और सच्ची कहानियां जो फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अगली कहानी आते ही आप सबसे पहले उसे देख सकें। हम यहां कहानियां नहीं सुनाते, हम वो सच दिखाते हैं जो अक्सर सवाल बनकर रह जाता है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और सोचते रहिए।